Hello students, welcome back to our session, and in today's lecture we will discuss the practice questions for the pupil development and environment. These questions are based upon the previous year question as well as we have framed new questions based on the recent pattern of UGC NET examination. So let's begin today's lecture with first question. So the first question is, the concept of sustainable development was popularized by which report? तो यहाँ पे आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछे हैं, किस रिपोर्ट ने इसे पॉपुलराइज किया था इस टर्म को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? ऑप्शन ए स्टॉकहोम रिपोर्ट, ऑप्शन बी बर्टलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन सी रियो डिक्लेरेशन और ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल। आपके रिस्पेक्टिव ईयर्स भी यहाँ पे दिए हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी रिपोर्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी बर्टलैंड रिपोर्ट। देखिए, जो बर्टलैंड रिपोर्ट थी उसका ऑफिशियल टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, और ये रिपोर्ट 1987 में आई थी, ठीक है। अदर देन दैट इट डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या डिफाइन किया था? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो मतलब हमें डेवलपमेंट ऐसी करनी है जो सस्टेनेबल हो, विच मीन्स कि हम अपनी प्रेजेंट नीड को पूरा कर सकें और कंप्रोमाइज ना कर पाए फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को दे। मतलब ऐसी ही हमें डेवलपमेंट करनी है जो फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के हम रिसोर्सेज का यूज़ करें, ठीक है। तो आपको याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंसेप्शन इसी रिपोर्ट से हुई थी, बर्टलैंड रिपोर्ट से, जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, और ये रिपोर्ट आई थी 1987 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शन ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी नेचुरल गैस, डी सोलर एनर्जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको बताना है इसमें से कौन सी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। Yes, you guessed it right, and the correct answer is option number D, solar energy. Renewable energy कौन सी होती है? जो naturally replenished within a short term, ठीक है। तो ये सारी आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, और कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस ये आपकी नॉन रिन्यूएबल होती है, जो फॉसल फ्यूल से बनती हैं और जिन्हें बहुत टाइम लग जाता है फिर से बनने में। बट रिन्यूएबल जो होती है वो शॉर्ट टाइम में रिप्लेनिश्ड हो जाती है, ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग होती है। तो जैसे सोलर एनर्जी सन से हमें मिलती है, इसके अलावा विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई, जियो थर्मल एनर्जी हो गई, ये सारी आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इस पब्लिश करता है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन HDI रिपोर्ट या इंडेक्स पब्लिश करती है? ए वर्ल्ड बैंक, बी IMF, सी UNDP, ऑप्शन डी WTO। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी UNDP। तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNDP ये आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक है। इसके तीन मेन डायमेंशन होते हैं इस रिपोर्ट के, इंडेक्स के, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कंट्री की क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वहाँ का एजुकेशन लेवल क्या है और वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करते हैं GNI से, ठीक है। तो ये तीन डायमेंशन हो गए, आपको इस रिपोर्ट की याद रखने का। कभी कभी पूछ लेते हैं इसमें से कौन सा डायमेंशन HDI का है या नहीं है, तो ये आपके तीन डायमेंशन है, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था 1990 में महबूब उल हक ने इस कंसेप्ट को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, ठीक है। तो ये भी आपको की फैक्ट याद रखना है। बाकी वर्ल्ड बैंक आपके लोन से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक आपके लोन देती है आपको, और IMF मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेज करती है, और WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड, तो ट्रेड को फोकस करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच गैस कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द ग्लोबल वार्मिंग? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी आर्गन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। CO2 लार्जेस्ट शेयर रहता है इस गैस का ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है। सोर्सेज इसके हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल से निकलती है, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो जो आपके पेड़ होते हैं वो ज़्यादातर CO2 रिसीव करते हैं, तो वो अपने अपने अंदर स्टोर करते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अदर देन ट्रीज, ट्रीज तो आपके CO2 को रिसीव रखते ही हैं, इसके अलावा जो ओशियंस हैं वहाँ पर भी CO2 रहती है, वो कैप्चर करते हैं, ओशियन भी CO2 को कैप्चर कर देते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्री इसका एक सोर्स हो जाता है जहाँ से आपके CO2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द चिपको मूवमेंट,
is was associated with, चिपको मूवमेंट किस चीज से एसोसिएटेड है? वाटर कंजर्वेशन से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से या सॉइल कंजर्वेशन से? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। बेसिकली जब चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था 1970 में उत्तराखंड में, और इट वाज अगेंस्ट कटिंग ट्रीज। तो जो डिफॉरेस्टेशन होता था उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट था। तो यहाँ पे जो पीपल थे सराउंडिंग विलेजेस के, वो ट्रीज को हक कर लेते थे एंड दे अवॉइड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम कटिंग द ट्रीज। ठीक है, तो एक लैंडमार्क मूवमेंट था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, और ये 1970 में बिगिन हुआ था उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चिपको मीन्स आपको चिपकना, एम्ब्रेस करना, हक करना ट्रीज को। ठीक है, और लेड बाय सुंदरलाल। ठीक है, तो इन लोगों ने इसको शुरुआत किया था, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। बट आपको इतना तो जरूर याद रखना, चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? ए लिटरेसी रेट, बी बर्थ रेट, सी एम्प्लॉयमेंट रेट या डी पॉवर्टी रेट? ऑब्वियसली बर्थ रेट आपका डायरेक्ट इंडिकेटर बनेगा पॉपुलेशन ग्रोथ का। अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो रही है देन इट इंडिकेट दैट पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। ठीक है, सिमिलरली पॉपुलेशन ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? आपकी बर्थ रेट पे, क्योंकि बर्थ अगर बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। डेथ रेट, अगर डेथ ज़्यादा हो रही है सपोज, तो पॉपुलेशन घट रही है। और माइग्रेशन से भी पता चलता है, जैसे एक एरिया से लोग ज़्यादा निकल के दूसरे एरिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो माइग्रेशन रेट। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन, अर्थ समिट कब हुई थी? वाज हेल्ड इन, सॉरी, कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पेरिस, बी रियो डे जेनेरियो, सी क्योटो, जी जेनेवा एंड डी जेनेवा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। जो अर्थ समिट थी या यूएनसी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे हम ऑफिशियली कहते हैं, जिसको शॉर्ट कभी कभी अर्थ समिट के नाम से भी बोल दिया जाता है, ये सबसे पहले हुई थी रियो डे जेनेरियो में, ब्राजील में 1992 में। ठीक है, या इसके मेजर आउटकम भी देख लीजिए। एजेंडा 21 यहाँ से निकला था, रियो डिक्लेरेशन निकला था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन सब टॉपिक्स पर यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। तो ये रियो में हुई थी, रियो ब्राजील में एक जगह है, एंड 1992 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। एथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का था वो एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, फ्लोरा एंड फौना की। तो वहाँ पे एनरिच फ्लोरा एंड फौना की आपकी डाइवर्सिटी होती है, उसे हम डिक्लेयर करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ऑप्शन ए थार डिजर्ट, बी वेस्टर्न घाट, सी इंडो गैंजेटिक प्लेन्स या डी डेक्कन प्लेन्स। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पर एक्चुअली क्या है, जो वेस्टर्न घाट का जो आपका एरिया है वो आपका महाराष्ट्र से नीचे इंडिया के इस साइड में है, फिर केरल। तो यहाँ पर ना बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से जब यहाँ मानसून स्ट्राइक करता है, जब विंड्स ब्लो करती हैं, तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जिसकी वजह से यहाँ घना जंगल है, और जंगल की वजह से यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना की वैरायटी आपको मिल जाती है। तो ये जो एरिया है वेस्टर्न घाट का, वेस्ट साइड टू इंडिया के कोस्ट लाइन के क्रॉस, यहाँ पर आपको जो डाइवर्सिटी है फ्लोरा फौना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, बहुत रिच वैरायटी मिलती है, इसलिए इसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा गया है। ठीक है, और आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ईस्टर्न घाट नहीं है एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू, तो हमने अभी पढ़ा रियो डे जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उसमें एजेंडा 21 के बारे में डिक्लेयर किया गया था। ये किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, इंटरनेशनल ट्रेड से या ह्यूमन राइट्स से? तो एजेंडा 21 आपका अडॉप्ट किया गया था अर्थ समिट में रियो में 1992 में, और ये रिलेटेड है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ठीक है, 21 यहाँ पर ये भी पूछा जा चुका है प्रीवियस क्वेश्चन में कि 21 क्या इंडिकेट करता है एजेंडा 21 में? तो 21 रेफर्स टू 21st सेंचुरी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, ये 1992 की बात है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 21st सेंचुरी के लिए ये बात की गई थी, हाउ टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर 21st सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में पाई जाती है? ए ट्रोपोस्फेयर, बी मेसोस्फेयर, सी थर्मोस्फेयर या डी स्ट्रेटोस्फेयर?
सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर जो होती है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है ये अराउंड 15 to 35 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस होती है, ठीक है। और ओजोन लेयर क्या करती है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो सन की आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जिससे बहुत सारी डिजीजेस हो सकते हैं। अगर ये रेज सीधे अर्थ में आने लगे तो स्किन कैंसर और जीन्स डैमेज की भी सिचुएशन हो सकती है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो आपको याद रखना है, ओजोन लेयर इज situated in the stratosphere layer of the atmosphere, which is around 15 to 35 किलोमीटर। ये एब्जॉर्ब कर लेती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ सन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन कैंसर एंड अदर जेनेटिकल डिजीजेस, ठीक है। एटमॉस्फेरिक लेयर्स का आप ये भी देख सकते हैं क्रोनोलॉजी, सॉरी मतलब सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले सबसे नीचे होती है जो अर्थ सरफेस से सबसे करीब होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर होती है उससे दूर, अर्थ सरफेस से उससे मतलब उसके ऊपर होती है ट्रोपोस्फेयर के। तो सबसे नीचे आता है आपका ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, एंड सबसे ऊपर आउटर लेयर एकदम जो स्पेस से कनेक्टेड होती है दैट इज एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, इस वाईफाई के सिंबल से आप याद सकते हैं। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी। एंड रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन इज सफिशिएंट टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या आंसर सही होगा यहाँ पे? असर्शन रीजन दोनों सही है, असर्शन सही है या रीजन सही है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो बिल्कुल असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। क्यों असर्शन क्यों सही है और रीजन क्यों गलत है? देखिए असर्शन कह रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है इट्स अ बैलेंस डेवलपमेंट, ठीक है। बैलेंस डेवलपमेंट कैसे होगी? अगर आप इकोनॉमिक, एनवायरमेंट और सोशल तीनों एस्पेक्ट को ध्यान में लेके चलेंगे तो बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है विच कंप्राइजेज ऑफ 3 पिलर्स। इकोनॉमिक आपके, ठीक है, सोशल एंड एनवायरमेंटल। मतलब आपको इकोनॉमिक, आपको अर्निंग भी करनी है, आपको प्रोडक्शन डेवलपमेंट, ये सब प्रोडक्शन कंजम्पशन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, सोसाइटी का ध्यान में रखते हुए करनी है। पर साथ में एनवायरनमेंट पे भी ध्यान रखना है कि आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को छोड़ें, ठीक है, आप सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट ना कर दें, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये 3 पिलर बनते हैं। अब रीजन जो है वो क्या कह रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन इज सफिशिएंट। तो अलोन इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ सफिशिएंट नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तीनों होना चाहिए, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट, ठीक है। यहीं से कंसेप्ट आता है ट्रिपल बॉटम लाइन का, ठीक है। ट्रिपल बॉटम लाइन इज कि आपके प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट है, आपके एक हो गया आपका प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉफिट के अलावा और क्या हो सकता है आपका? पीपल, पीपल मतलब लोग जो उससे जुड़े हैं, और लास्ट इज आपका प्लेनेट, ठीक है। तो आप देखो प्रॉफिट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक, पीपल इज रिलेटेड टू सोशल एंड प्लेनेट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्रिपल बॉटम लाइन के कंसेप्ट पे है। तो यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन, अगर यहाँ पे लिखा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, तो रीजन तो ये स्टेटमेंट अलोन विल बी राइट, बट ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तीनों जरूरी है, इसलिए असर्शन बिल्कुल ठीक है, बट रीजन गलत हो जाएगा, रीजन ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन में यहाँ पे आपको कुछ आपके प्रोटोकॉल्स और कॉन्फ्रेंसेस दिए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, बर्टलैंड रिपोर्ट, एजेंडा 2030, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और लिस्ट टू में आपके दिए हैं इससे रिलेटेड जो भी इनमें बातें कही गई हैं, जैसे SDGs की बात की गई, GHG रिडक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई है, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आपको मैच करना, करेक्ट कोड इसमें बताना है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल है आपका 1997 में आया था, ठीक है। ये आपकी ग्रीन हाउस गैस को रिडक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ए जो है आपका वो आपका 2 से मैच हो जाएगा। देन बर्टलैंड रिपोर्ट हमने अभी बात करी, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई थी, 1987 में आई थी, ठीक है, ये आया था। तो बी जो है आपका वो 3 से मैच हो जाएगा। एजेंडा 2030, यहाँ पर आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स की बात की गई थी, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए थे।
तो आपका जो सी है वो 1 से मैच हो जाएगा। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है, ये 1987 में आया था। तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, इनके नाम और इनके डेट्स एंड डेट के साथ साथ इनके जो टारगेट, जो मेन एजेंडा है वो आपको याद रखना है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन प्रोटेक्शन। ठीक है, यहाँ से आप की पॉइंट्स याद कर सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस रिडक्शन, बर्डलैंड रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी थी। एजेंडा 2030 रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स and Montreal Protocol is related to ozone layer protection. ठीक है, right answer will be option number A. Next question is, which of the following is best represent the concept of carrying capacity? Option A, maximum population and ecosystem can support sustainably. B, total area of forest ecosystem. C, maximum economic output of a nation. D, rate of population growth. So option A will be correct. Maximum population of an ecosystem can support sustainably. ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है। बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? अर्थ की कैपेसिटी, मतलब उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं एंड वो कितने उस पॉपुलेशन को फीड कर सकती है उसके बेसिस पे। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन वो क्या होगी? ठीक है, एक इकोसिस्टम की। ठीक है, कोई भी इकोसिस्टम है जो सपोर्ट कर सकती है सस्टेनेबली आज भी और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, तो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट है आपका फर्स्ट, बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। स्टेटमेंट 2 है, ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज इकोसिस्टम रेजिलियंस अगेंस्ट डिस्टर्बेंसेस। आपको बताना है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही करेक्ट हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंट्रीब्यूट करती है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ाती है, और जितनी ज़्यादा डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी होगी, जितना ज़्यादा आपकी बायोडाइवर्सिटी होगी, इंक्रीज होगी इकोसिस्टम, ठीक है, उतना ही रेजिलियंट बनेगा अगेंस्ट डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर्स। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या मेजर करता है? ए, एनर्जी कंजम्पशन ओनली। बी, एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। सी, कार्बन एमिशन ओनली। या डी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में ही, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से जुड़ा हुआ था आपका कैरिंग कैपेसिटी का। तो यहाँ पे एनवायरमेंट इम्पैक्ट, ह्यूमन एक्टिविटी का एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है वो उसकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर करता है। और इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट था कि अर्थ की क्या कैरिंग कैपेसिटी, क्या कितने रिसोर्सेज हैं कि वो कितनी पॉपुलेशन को हैंडल कर सकती है सस्टेनेबली। ठीक है, तो आई होप ये दोनों ही कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गए, कैरिंग कैपेसिटी एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। असर्शन है, रैपिड अर्बनाइजेशन में लीड टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। रीजन है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यस, असर्शन एंड रीजन दोनों ठीक है, और रीजन एकदम करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि असर्शन कह रही है रैपिड अर्बनाइजेशन लीड टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है एनवायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है, एंड क्योंकि अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है तो उससे प्रेशर पड़ रहा है किस पे? नेचुरल रिसोर्सेज पे। ठीक है, अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, लोगों को हर टाइप की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब गैस, ये सब फैसिलिटी चाहिए होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसकी वजह से नेचर पे ना कुछ बर्डन पड़ रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन वैसे एक कोर रीजन होता है हर चीज का, लाइक पॉपुलेशन इज द सोर्स रीजन। अगर आपसे एक बार एक क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में, जिसमें आपको दिया था कि ये मेन रीजन फॉर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, और उसमें 4 ऑप्शन थे। तो उसमें अर्बनाइजेशन भी था, ये और भी एक ऑप्शन थे, बट उसमें पॉपुलेशन भी था। तो जो अर्बनाइजेशन हो गया या कोई और भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरमेंट होती है, उन सबका जो सोर्स रीजन होता है वो पॉपुलेशन होती है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे नेचर पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ता है। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है, एंड विच लीड्स टू प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन की बात करें तो ये भी एक तरह से ठीक है, अर्बनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। हाउएवर
अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो उसमें पूछते हैं कि सबसे ज्यादा किस रीजन से एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे ही नेचर नेचर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ठीक है। अर्बनाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑन नेचुरल रिसोर्स, लीड टू पोल्यूशन, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड वेस्ट। ठीक है। कॉज इफेक्ट रिलेशन यहाँ पे बन रहा है अर्बनाइज डायरेक्टली, इसीलिए रीजन जो है वो अदर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेसिफिकली फोकस ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो देखिए आपके पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और आपको सारे डेवलपमेंट गोल्स के नंबर अलॉन्ग विद देयर एजेंडा याद होने चाहिए, सो दैट अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो उससे आप मिस ना करें। सो क्लाइमेट एक्शन से एसडीजी 13 डील करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्लाइमेट एक्शन से एसडीजी 13 जो है वो इसके बारे में है, क्लाइमेट एक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है। आपको कुछ कंसर्न दिए हैं जैसे एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन एंड यूट्रोफिकेशन, और इनके मेजर पोल्यूटेंट दिए हैं राइट साइड, तो सीएफसी, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, तो आपको इन्हें मैच करना है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए जो सबसे इजी यहाँ पर रहेगा कि जो एक्सेस आपका वो होता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन हो जाता है। तो बेसिकली जो वाटर होता है उसके ऊपर न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स अगर वहाँ पे वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो उससे एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाती है वाटर के, तो जो मैरीन लाइफ है उसको प्रॉब्लम होती है। और ये किस वजह से होता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट, तो डी आपका 4 से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी तो वैसे ही कट जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एसिड रेन की। तो एसिड रेन का मेन सोर्स होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। और कुछ हद तक नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ ऑप्शन में दिया है, तो ए 2 से मैच हो जाएगा। ठीक है। तो यहीं से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग CO2 की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने पढ़ा था मेजर सोर्स है ग्लोबल वार्मिंग का, एंड ओजोन डिप्लीशन का रीजन होता है ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ये रिलेटेड है ओजोन लेयर डिप्लीशन से, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, इसमें से जीडीपी ग्रोथ रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन रेट। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द बेस्ट सोर्स और इंडिकेटर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो HDI आप मेजर करते हैं। ठीक है। HDI 3 पैरामीटर पे होता है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन आपकी एजुकेशन एंड इनकम। सो ये हो जाएगा। ठीक है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसेप्ट ऑफ ग्रीन GDP attempts to increase agriculture productivity, measure economic growth adjusted for environmental cost, C reduction, reduce taxation, या D promote foreign trade. So obviously right answer will be option number B. May, the concept of green GDP attempts to measures economic growth adjusted for environmental cost. तो क्या आपके environment की cost आ रही है and then economic growth के से adjust करेंगे इसे, that will be the concept related to green GDP, right? So green GDP is traditional GDP minus environmental cost, कि आप environment के लिए क्या cost incur कर रहे हैं environment को protect करने के लिए। नेक्स्ट इज दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं। स्टेटमेंट वन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रीजनरेटेड नेचुरली, एंड स्टेटमेंट टू है फॉसिल फ्यूल्स आर रिन्यूएबल सोर्सेज। तो राइट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन सी, वन इज करेक्ट बट टू इज इनकरेक्ट। देखो रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो अपने आप नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, तो रीजनरेट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, तो ऑप्शन टू आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next questions. The demographic transition model describes changes in economic system, population growth pattern, climate condition या trade patterns.
वेरी सिंपल क्वेश्चन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पूछा गया है। डेमोग्राफिक क्या होता है? आपके पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेमोग्राफिक्स। तो पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न को डिस्क्राइब करता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दिखाता है शिफ्ट इन बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है। 4 स्टेजेस होते हैं, प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, ठीक है। ये आपकी 3 स्टेजेस होती हैं, सॉरी, ठीक है। पॉपुलेशन पीक होती है ड्यूरिंग स्टेज 2, ठीक है। एंड वाइडली यूज्ड इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट में हमसे पढ़ते हैं डेमोग्राफिक्स। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन। असर्शन है एनवायरमेंट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रीजन है एनवायरमेंट एजुकेशन प्रमोट अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिव बिहेवियर टुवर्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज। So correct answer होगा ऑप्शन ए, both assertion reason is correct and R is explaining the assertion and reason is explaining the assertion as well. क्यों? क्योंकि assertion था एनवायरमेंट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर एजुकेशन आप एनवायरमेंट की देंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है, बिल्कुल ठीक बात है। एंड रीजन कह रहा है कि जो एनवायरमेंट एजुकेशन है वो अवेयरनेस बढ़ाएगी, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाएगी टूवर्ड्स नेचुरल रिसोर्स। तो आप नेचुरल रिसोर्स को रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे एंड दैट इज द कोर एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आप रिसोर्सेज को वो स्केयर्स हैं रिसोर्सेज, इसलिए नेचुरल पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स, तो उनको आप अच्छे से यूज करें सो दैट यू कैन लीव इट बैक फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। तो आप डेवलपमेंट करें बट ऑन द ब्लिंक ऑफ दैट के जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो और वो फ्यूचर जनरेशन भी उससे फायदा उठा सके। सो assertion is right, reason is right, and reason is correctly explaining the assertion as well. Next question is which international agreement specifically target on reduction of ozone depleting substance? A. Kyoto Protocol, B. Paris Agreement, C. Montreal Protocol, D. Rio Declaration. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपकी है वो ओजोन लेयर से हमने अभी पढ़ा था पीछे मैथ ऑफ फॉलोइंग में भी 1987 में आई थी, और ये ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने का इसका टारगेट है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आपके CFCs हो जाते हैं, ठीक है, HFCs हो जाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ओजोन का प्रोटेक्शन इसका मेन गोल है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग अगेन, आपको मैच करना है। ऑप्शन ए HDI है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, SDG है, कार्बन फुटप्रिंट है। एंड लिस्ट 2 में है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड GHG एमिशंस। तो अभी हम ये सारे कंसेप्ट को पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा इसको मैच करना। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। SDG आपके 17 गोल्स हैं ग्लोबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के लिए। एंड कार्बन फुटप्रिंट होता है आपका GHG और CO2 एमिशन से, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इज टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है EIA का? ऑप्शन ए इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बी एसेस एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी प्रमोट अर्बनाइजेशन, और डी इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस को देख लें बिफोर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट। तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, सपोज एक फैक्ट्री आपको यहाँ पे फिट करनी है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको फैक्ट्री लगानी है, तो उससे पहले अब ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा नेचुरल सेंसिटिव है, यहाँ पे बहुत सारे जंगल है, आपको जंगल काटने पड़ सकते हैं, या फिर आपको कुछ और डिगिंग वगैरह करनी है, ठीक है, कोई रेयर अर्थ मेटल निकालना है, या फिर या फिर यहाँ से आप ऐसी फैक्ट्री लगा रहे हैं जिसका डिस्चार्ज जो हो रहा है, केमिकल डिस्चार्ज, वो सीधे वाटर में जा रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस हम किसी भी प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसका एनवायरमेंट असेसमेंट करते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट जनरेट होगा उस प्रोजेक्ट से, रादर या फिर कितना लॉस हो रहा है एनवायरमेंट को, और उसके बेसिस पे हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, दैट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो अगर तो एनवायरमेंट को ज़्यादा नुकसान होता है तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे, और अदर देन दैट अगर एनवायरमेंट को कोई खास नुकसान नहीं होता और उससे मेजर प्रॉफिट होता है, देन हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए ये EIA जो EIA सर्वे होता है ये करना ज़रूरी होता है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन
of a project, particularly in naturally sensitive, eco-sensitive zones. Next question is, which of the following is considered as a common property resource? A. Private car. B. Individual house. C. Community grazing land. B. Personal bank account. तो क्लियरली राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्राइवेट कार प्राइवेट है, ये नहीं हो सकता। इंडिविजुअल हाउस इंडिविजुअल का हो जाएगा। पर्सनल अगेन इंडिविजुअल बैंक अकाउंट है, पर्सनल है किसी का। जो कम्युनिटी से रिलेटेड है वो ही कंसिडर किया जाएगा कॉमन प्रॉपर्टी, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1 है, क्लाइमेट चेंज कैन अफेक्ट फूड सिक्योरिटी। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है, चेंजेस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो होता है उससे फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होती है। ठीक है, डायरेक्टली अफेक्ट होती है। जैसे अगर कहीं पे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, सपोज कहीं बहुत ज़्यादा सन है, ठीक है, और कहीं पे हार्श रेनफॉल हो रही है, कहीं दूसरी जगह एक हार्श रेनफॉल हो रही है, ठीक है, तो क्लाइमेट पैटर्न चेंज होने से वहाँ के एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज होगा, जिसकी वजह से फूड की स्कार्सिटी भी हो सकती है। ठीक है, एंड चेंजेस इन टेम्परेचर रेनफॉल, इनफैक्ट टेम्परेचर रेनफॉल ह्यूमिडिटी इन सब के चेंज होने से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उस वजह से ये आपकी फूड सिक्योरिटी और फूड स्कैर्सिटी हो सकती है, फूड सिक्योरिटी में चेंजेस आ सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है? अल्ट्रेशन टू टेम्परेचर रेनफॉल ह्यूमिडिटी, ये सब। ठीक है, एग्रीकल्चर कंडीशंस होती है, आपकी यील्ड जो है, आपकी जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जिससे फूड इनसिक्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। टर्म द टर्म इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्राइमरी रेफर्स टू, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट बेनिफिटिंग ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर, डेवलपमेंट दैट बेनिफिट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट लिमिटेड टू अर्बन एरियाज, डेवलपमेंट बेस्ड ऑन ओनली ऑन टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इंक्लूसिव मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। ठीक है, सबके लिए। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट? जिसमें सबको फायदा हो, हर किसी का डेवलपमेंट हो, दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होता, ये कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी मतलब पर्टिकुलर मेथड बेस्ड नहीं होता, ये पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड नहीं होता, ये सबके लिए होता है। Hence, the answer will be option number D. Next question is, consider the following statement. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 is, sustainable development require intergeneration equity, generational equity. B of statement 2 है, biodiversity conservation is essential for ecosystem sustainability. And last statement is, economic growth and environment conservation are always mutually exclusive. तो आपको करेक्ट को चूज करना है ऑप्शन में से। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। और जो स्टेटमेंट 1 है वो आपके बिल्कुल करेक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है वो रिक्वायर करती है इंटर जनरेशन इक्विटी, मतलब हर जनरेशन को इक्विटेबल एनवायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेज मिले। ठीक है, तो यही हम बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट है जो आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल रहे, अबंडेंट में रहे, ऐसी डेवलपमेंट आप सस्टेनेबल कहते हैं। यानी आपको एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट को करना है। ऑप्शन 2 है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। तो आप बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन जरूरी है क्योंकि इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी उस पर निर्भर करती है। जैसे अगर आप कोई फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो वहाँ की जो ज़मीन है वो भी उतनी फर्टाइल नहीं रहती है, और कितने सारे जो फॉना है, जैसे आपके जो भी एनिमल्स हैं, उनका जो होम है, स्टे है, वो भी वहाँ से छिन जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जरूरी है इकोसिस्टम को लॉन्ग रन में सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए। और जो आपकी स्टेटमेंट 3 है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन नहीं हो सकता, नहीं, ये गलत है। आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और एनवायरमेंट कंजर्वेशन है वो को एग्जिस्ट कर सकती है, वो एक साथ हो सकती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो
दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। और आज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का हमने रिवीजन करा और यहाँ से की लाइनर्स आपके वन लाइन के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने यहाँ पे आपके लाइनअप कर दिए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे बर्टलैंड रिपोर्ट आपका, इसका टाइटल था अबाउट कॉमन फ्यूचर, 1987 में आई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन इसमें दी गई थी। चिपको मूवमेंट, HDI, ओजोन लेयर, ठीक है, EIA। हमने बहुत सारे नए कंसेप्ट जो कंटेम्प्रेरी कंसेप्ट है जो आजकल यूजीसी नेट में पूछ रहे हैं वो भी बताएं, जैसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्यूचर में भी आ सकते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है या ग्रीन GDP क्या है, तो आप इन वन लाइनर से इसे क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। So thank you so much. This was the end of today's session. I hope आपने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सही किए होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो किसी टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में रिलेटेड टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम उस पर एक शॉर्ट वीडियो आपको बना के ज़रूर देंगे। और टिल देन like and share and subscribe to our channel and keep working hard and preparing for the exam and all the best.